हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8.1 लेक्चर नंबर 2 की। हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। उम्मीद है कि इससे पहले का आपने सब पढ़ रखा होगा और सब समझ रखा होगा। तो सवाल ये है कि इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देता हूँ और फिर तुम्हें दिखाता हूँ उसमें एक्यूट एंगल कहाँ पर है। तो ये मैंने यहाँ पे राइट ट्राइंगल बना दिया है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, पूरी 10वीं क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हमेशा जो ट्राइंगल बनेगा वो हमेशा राइट ट्राइंगल ही बनेगा। राइट ट्राइंगल में एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, अब इसमें हमें ए और बी बनाने हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर ए और बी लिख सकते हैं। ए यहाँ पे लिख देते हैं और बी लिख देते हैं वहाँ पर। आप इन्हें एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ए वहाँ पे लिख दो, बी यहाँ पे लिख। लेकिन आप इन में से किसी को भी यहाँ नहीं लिख सकते 90 डिग्री पर, क्योंकि वहाँ पे साफ लिखा है ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। ये एक्यूट एंगल नहीं है, ये राइट एंगल है। इसलिए ए और बी को आप केवल यहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ जो तुम्हारी मर्जी है वो लिख देना। सी लिख दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का तो काम हुआ ख़त्म। आगे लिखा है सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये हमें दे रखा है। शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और हमें प्रूव करना है कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हम अपने सवाल की शुरुआत करेंगे इससे। इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बड़े ध्यान से लेना, पूरे फोकस के साथ। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। हमें कैसे पता चला, गिवन से पता चला। अब इसके आगे ना कॉस का फार्मूला लगेगा। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आप जानते होंगे अच्छी तरह से, आपने याद कर रखे होंगे ना सारे फार्मूले। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर हम एंगल ए की बात करते हैं तो एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर होगा एंगल के सामने, और ये क्या होगा, बेस होगा। लेकिन अगर हम एंगल बी की बात करेंगे तो बी के लिए सामने परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। लेकिन ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये हाइपोटेनियस है, ये हमेशा फिक्स रहता है, ये हमेशा 90 डिग्री के सामने ही रहता है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो हैं वो बदलते रहते हैं, वो डिपेंड करता है एंगल पर। अगर ए लोगे एंगल तो ये परपेंडिकुलर होगा, और बी एंगल लोगे तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल कॉस ए का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगाने जा रहे हैं। तो एंगल ए के लिए ये बेस है ए सी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। लेकिन कॉस बी के लिए, तो एंगल बी के लिए क्या होगा ना कि ये तो परपेंडिकुलर है बी के सामने, बेस कौन बनेगा, बी सी बनेगा। तो हमें लिखना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है बी सी, और हाइपोटेनियस तो फिक्स ही रहता है, वो कभी नहीं बदलता। हाइपोटेनियस हो गया ए बी। अब क्या होगा कि ए बी से ए बी हो जाएगा कैंसिल, तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ए सी किसके इक्वल आ गया, बी सी के। ए सी अगर बी सी के इक्वल आ गया तो क्या होगा, एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के। क्योंकि हम एक बात जानते हैं, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, वो बात क्या है, वो ये बात है जो मैंने लिखी है ब्रैकेट में। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, और यही तो हमें प्रूव करना था, कर दिया है। ठीक है, तो एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझते हैं अच्छी तरह से। एंगल ए और बी जो थे वो क्या थे, एक्यूट एंगल थे। तो हमने एक राइट ट्राइंगल बनाया, उसमें ए और बी को कहाँ पे बना दिया, एक्यूट पर। ठीक है, और राइट एंगल जो था उस पर हमने कुछ और लिख दिया, जैसे कि सी। इसके बाद हम आगे बढ़े, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया था, उसे भी लिख दिया गिवन बना के। और ये हमें प्रूव करना था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इसके लिए हमने क्या किया, कॉस का फार्मूला याद किया। कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे तो एंगल ए है और यहाँ पे एंगल बी है। एंगल ए के लिए बेस अलग होगा, एंगल बी के लिए बेस अलग होगा। तो जब हमने कॉस ए का फार्मूला लगाया बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
तो ए के लिए बेस क्या बना, AC, और हाइपोटेनियस क्या बना, AB। ठीक, लेकिन जब cos B का फार्मूला लगा तो cos B के लिए बेस बनेगा BC और हाइपोटेनियस AB, BC/AB। तो A के लिए अलग था, B के लिए अलग था, ये बात ध्यान रखनी है। फिर AB से AB क्या हो गया, कैंसिल, तो AC इजिकल टू क्या हो गया, BC। फिर हमने फिगर में देखा कि अगर AC BC के इक्वल है तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल B के, क्योंकि हम जानते हैं कि जब साइड इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर सारी चीज़ों की जानकारी है तो सवाल बड़ी आसानी से होंगे। एक बार फिर से कह देता हूँ कि क्वेश्चन 6 तभी समझना जब पहले के 5 सवाल अच्छी तरह से आते हों, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और इस एक्सरसाइज का लेक्चर 1 अगर अच्छे से पढ़ा है तो ही सवाल नंबर 6 से आगे बढ़ना, नहीं तो मत बढ़ना बिल्कुल भी, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। तो उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी तरह से पूरे ध्यान से देखते रहिए। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। बड़े ध्यान से इस सवाल को समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट दिस एंड दिस। फर्स्ट पार्ट में इसको इवेल्युएट करना है और सेकंड पार्ट में इसको इवेल्युएट करना है। अब ध्यान से देखो जरा, cot थीटा में दे रखा है 7/8, तो यहाँ पे जो cot थीटा है ना, इसकी जगह हम सीधे 7/8 रख सकते हैं। लेकिन इस वाले सवाल में देखो, यहाँ पे साइन थीटा है दोनों जगह, और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कॉट थीटा में से कैसे निकालेंगे, ये हम जानते हैं। इस एक्सरसाइज के जो शुरू के 5 सवाल हमने किए थे उनमें हमने ऐसा ही किया था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर दिया हुआ हो और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट ट्राइंगल। तो बड़े ध्यान से समझिएगा ज़रा। तो अभी मैंने यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बना दिया है। इस राइट ट्राइंगल में देखो, यहाँ पे एंगल जो दे रखा है वो थीटा है। तो ये थीटा या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर ये थीटा आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं हमेशा की तरह से थीटा को यहाँ पे लिख देता हूँ और इस ट्राइंगल को कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे कि A, B और C। ठीक है, थीटा को या तो यहाँ लिख सकते हो या वहाँ लिख सकते हो, लेकिन 90 डिग्री पे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते कभी भी, याद रखना इस बात का। अब अगर हमें कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है तो उससे हमें क्या मिल सकता है। कॉट थीटा का फार्मूला याद करिए, क्या होता है, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कॉट थीटा का फार्मूला होता है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें बेस मिल जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर कितना है, 8, तो बेस क्या होगा, ये होगा 7। अब इन दोनों की मदद से पहले हम तीसरी साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसे पाइथागोरस लगा देंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि इनके साथ K जरूर लगा दीजिएगा। इसको 8K मान लो और इसको 7K, और यहाँ पे लिख भी दो लेट AB इक्वल टू 8K एंड BC इज इक्वल टू 7K। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करो। AB की जगह क्या आएगा, 8K और उसका स्क्वायर। BC की जगह क्या आएगा, 7K और उसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49K स्क्वायर, प्लस करके कितना हुआ, 9 और 4 13 का 3, 6 और 4 10 और 1 13, और साथ में क्या आएगा, K स्क्वायर। और ये वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं, AC स्क्वायर। इधर AC स्क्वायर चल रहा है, अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, 113K स्क्वायर। अब K का जो स्क्वायर है उससे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और इस पे लगा रह जाएगा, तो अंडर रूट 113K, ये वैल्यू आ गई है किसकी, AC की। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, अंडर रूट 113K। ठीक है, अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड आ चुकी हैं, तो अब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को निकाल सकते हैं। हम साइन थीटा को भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा को भी निकाल सकते हैं, और कोई होता तो उसे भी निकाल सकते थे। तो क्योंकि हमें साइन थीटा की ज़रूरत है तो उसको निकाल देते हैं पहले। याद करो साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 8K, और हाइपोटेनियस क्या है, 113K। K से K कैंसिल, 8 बाय अंडर रूट 113। ये वैल्यू किसकी आ गई, साइन थीटा की। और हमें किसकी वैल्यू की ज़रूरत है, कॉस थीटा की।
तो उसे भी निकाल देते हैं। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस थीटा के लिए बेस क्या है? 7k, और हाइपोटेन्यूस तो वही 113k। के से के कैंसिल, तो कितना आ गया? 7/113। ठीक है, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए थी। दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जहाँ जहाँ साइन थीटा कोस थीटा वहाँ पे हम पुट कर देंगे। और रही बात कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है। कितनी है? 7/8। उसको यहाँ पे रख के और उसका क्या कर दिया जाएगा? स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो सवाल का बाकी बचा हुआ हिस्सा करने के लिए हम जा रहे हैं अगले पेज पर। ध्यान से ऐसे ही देखते रहिए। पहला जो पार्ट था उसे मैंने लिख दिया है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी होंगी। ध्यान से देखिएगा ज़रा। देखो, साइन थीटा की वैल्यू है 8/113 रूट के अंदर, और कॉस थीटा की वैल्यू है 7/√113। तो मैं रखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना सब लोग। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी? 8/√113, और 1 माइनस 8/√113, इसके नीचे कॉस थीटा। 1 प्लस अब कॉस थीटा की वैल्यू 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113। ठीक है, एक चीज़ तुम और ध्यान से देख रहे हो, a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, तो क्या लिख देंगे? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये मैंने पूरा b लिख दिया, मैं इसका स्क्वायर करने जा रहा हूँ। यही काम मैं नीचे करता हूँ। ठीक है, नीचे मैंने ये लिख दिया है। अब आगे देखो ध्यान से बड़े। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 113 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, √113 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 113। अब एक एलसीएम ऊपर लिया जाएगा, ऊपर 113 एलसीएम लेंगे और नीचे भी 113 एलसीएम लेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे देखिएगा ज़रा। तो ऊपर हम एलसीएम लेने जा रहे हैं, कितना? 113। ठीक है, अब 113 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो 113 माइनस 64 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी एलसीएम 113 लिया जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई दिख रहा होगा ना, इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 113 माइनस 49। इसके बाद 113 से 113 हो जाएगा कैंसिल। अब इस 113 में 64 माइनस कर दो, 13 में से 4 गया तो क्या बचा? 9। अब कितने रह गए? 10। 10 में से 6 गया तो क्या बचा? 4। अब इधर आ जाओ नीचे, 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 4। 10 में से 4 गया तो कितना आ गया? 64। तो इस तरह से वैल्यू आ गई किसकी? पार्ट फर्स्ट की। 1 प्लस साइन थीटा, ये सब इनकी वैल्यू रखी और कितना निकल के आ गया? 49/64। अब मैं यहाँ पे पार्ट सेकंड करता हूँ, ध्यान से देखते रहो। तो ये मैंने सेकंड पार्ट लिख दिया, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ना, ये पूरे पे ऐसे लगाया जा सकता है। अब हमें चाहिए कॉट थीटा की वैल्यू, वो हमारे सवाल में पहले से ही गिवन है। ये देखो, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7/8। तो इसको यहाँ पे रख देंगे बस सीधे सीधे। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। क्या आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये देखिए ध्यान से कि जो पार्ट फर्स्ट की वैल्यू निकली थी 49/64, वही वैल्यू किसकी निकली है? पार्ट सेकंड की निकली है। इसका मतलब ये पूरा जो है इसके क्या है? इक्वल है। ये पूरा इसके इक्वल है। इस बारे में हम एक्सरसाइज 8.4 में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल तो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देखते हैं ध्यान से। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से था कि कॉट थीटा की वैल्यू अगर ये है तो इन सब की वैल्यू निकालो, पार्ट फर्स्ट की भी और सेकंड की भी। हमने देखा कि हमें चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हमने सबसे पहले क्या करा? राइट ट्राइंगल बनाया, और जैसे इस एक्सरसाइज के 5 सवाल किए थे शुरू के, कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर दिया है और बाकी आपको निकालने हैं, जैसे कि साइन थीटा निकालना है या कॉस थीटा निकालना है, तो सबसे पहले ट्राइंगल की तीनों साइडों को निकालो। 2 साइड तो हमें इससे मिल गई थी, क्योंकि कॉट थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें बेस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया।
बेस रख दिया हमने 7 के और परपेंडिकुलर रख दिया 8 के। फिर इन दोनों में पाइथागोरस लगा के ये निकाल दिया, इधर लगाई पाइथागोरस। तीनों साइड आने के बाद अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाला जा सकता है। हमें ज़रूरत थी किसकी, साइन थीटा की, तो साइन थीटा हमने निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लगाया, परपेंडिकुलर 8 के, हाइपोटेनियस ये √113 के, रख दी वैल्यू, निकल गया। ऐसे ही कोस थीटा भी निकल गया। उसके बाद साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे इन जगहों पर रख दी। अगले पेज पर वैल्यू रखते ही फिर हमने फार्मूला लगाया a+b a-b, ऊपर भी और नीचे भी, फिर ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आ गया ये, फिर हमने नीचे भी एलसीएम लिया, ऊपर भी एलसीएम लिया, ठीक है। ऊपर नीचे एलसीएम लेने के बाद हमें ये मिला, ये कैंसिल हो गया, फिर इसमें से माइनस हो गया, इसमें से माइनस हो गया, ये बचा और यही हमारा आंसर था। सेकंड पार्ट बड़ा सिंपल था, कोट स्क्वायर थीटा निकालना था, तो उसे लिख दिया कोट थीटा का होल स्क्वायर। फिर कोट थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दे रखी थी, उसे पुट कर दिया, पुट करके निकल गया ये भी। और हमने एक इंटरेस्टिंग बात नोट की कि ये पूरा जो है इसके क्या है, इक्वल। तो उम्मीद है कि इस सवाल को आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है और बराबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, CBSE 2014। मतलब कि ज़्यादा साल नहीं हुए जब ये सवाल बोर्ड के पेपर में आया था, दोबारा भी आ सकता है, इसलिए बड़े ध्यान से समझिए। इस पूरे सवाल में हमें दे रखा है 3 cot A = 4, चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस। हमें ये चेक करना है क्या ये पूरा इस पूरे के इक्वल है। तो इसके लिए हम पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, जैसे अभी पिछले सवाल में निकाली थी, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर ये देखेंगे क्या इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आ रही है या फिर नहीं आ रही। और उसमें हमारी मदद करेगा ये जो ऊपर दे रखा है ये। अब ये हमारी मदद कैसे करेगा ज़रा देख लीजिए। 3 cot A = 4 दिया हुआ है। बड़े ध्यान से देखो कि इस 3 को हम कहाँ ले जा सकते हैं, 4 के नीचे ले जा सकते हैं, और कहाँ ले जाएंगे, चला गया। अब कोट का फार्मूला याद करो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें बेस और परपेंडिकुलर मिल गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे राइट ट्राइंगल बनाएंगे और उस राइट ट्राइंगल की तीनों साइडें निकालेंगे पाइथागोरस लगाकर, और उसके बाद हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को बड़े आराम से निकाल पाएंगे, जैसा पिछले सवाल में देखा था। तो मैं यहाँ पे राइट ट्राइंगल बनाता हूँ सबसे पहले। तो ये मैंने राइट ट्राइंगल यहाँ पे बना दिया है। अब आपको इस बात का तो पता ही होगा कि इस ए को मैं कहाँ लिखूँगा, या तो मैं इस ए को यहाँ लिखूँगा या फिर इस ए को मैं यहाँ लिखूँगा। तो बहुत देर हो गई कि यहाँ लिखते हुए, कभी मैं थीटा यहाँ लिखता हूँ, कभी ए यहाँ लिखता हूँ, इस बार मैं ए को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो भी एंगल यहाँ पे दिया रहेगा उसको आप एक्यूट एंगल पर ही लिख सकते हैं, 90 पर कभी नहीं लिख सकते। ये बार मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये बात। तो ए वहाँ पे लिख दिया, इन दोनों पे कुछ भी लिख दो जो तुम्हारी मर्जी आए, यहाँ बी लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो, सी। अब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, एक तो परपेंडिकुलर मिल रहा है, एक बेस मिल रहा है। तो ए के ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा, इसे हम क्या लिख देंगे, 3K। के लगाना जरूरी होता है, ठीक है। कई लोग ऐसे ही काम चला लेते हैं बिना के लगाए, लेकिन के लगाना जरूरी होता है। अच्छा, बेस कितना है, 4, तो बेस यहाँ पे लिख देता हूँ 4K। अब पाइथागोरस लगा के जल्दी से मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा निकला हुआ दिखाता हूँ। तो इस तरह से मैंने बड़ी तेज़ी से AC की वैल्यू निकाल ली पाइथागोरस लगाकर, कितनी, 5K। तीनों साइड आ गई। अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे जिनकी ज़रूरत है उन्हीं को निकाल लेते हैं। एक तो हमें tan A चाहिए, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। tan A का क्या फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। A के लिए ये परपेंडिकुलर है 3K, और A के लिए ये बेस है यानी कि 4K। हमारा एंगल A है ना, तो A को ही देखेंगे, A के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। कैंसिल हो गया K से K, तो कितना आ गया, 3/4। tan A की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें किसकी निकालनी है, cos A की वैल्यू। तो देखो cos A की वैल्यू कैसे निकलेगी। cos का फार्मूला याद करो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो A के लिए ये बेस है और हाइपोटेनियस ये है 5K। K से K कट गया, 4/5 आ गई वैल्यू। अब किसकी वैल्यू चाहिए, साइन A की, तो इसे भी निकाल लो। साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देख रहे हो तुम फार्मूले याद होने कितने ज़रूरी हैं। और 8.1 के फार्मूले हैं ये। ट्रिग्नोमेट्री की हर एक्सरसाइज में नए नए फार्मूले मिलेंगे, पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए पक्के याद करते चलो सारे फार्मूले, ठीक है।
तो परपेंडिकुलर कितना है, ए के लिए ये परपेंडिकुलर है 3 के, हाइपोटेनस फिक्स रहता है हमेशा 90 के सामने, 5 के से के कट गया 3/5। तो यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ों की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रखा जाएगा और ये दिखाया जाएगा कि ये पूरा इस पूरे के इक्वल है या फिर नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर और नोटिस करने वाली है, देखिए ज़रा, कोट ए की वैल्यू है 4/3 है ना यहाँ पे, तो tan a जो होता है वो कोट ए का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर कोट ए 4/3 है तो tan a क्या आना चाहिए, 3/4 आना चाहिए। तो ये देखो आ रखा है, tan a कितना रखा है 3/4। तो अगर हमें ये भी पता है ना कि कौन किसका रेसिप्रोकल है तो हम वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर कोट ए 4/3 है तो tan a क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रखना शुरू करते हैं। तो इसके बाद मैंने अपने सवाल का LHS यहाँ पे लिख दिया है। ये देखो जरा, सवाल की दो साइड है ना, एक LHS है और दूसरी RHS है। तो पहले LHS सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें tan a की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो उसको देखते चलो कितनी है, 3/4 tan a की वैल्यू, tan a = 3/4। तो अपने सवाल में 1 माइनस tan a की जगह क्या रख दिया जाएगा 3/4 और उसका स्क्वायर, 1 प्लस tan a की जगह क्या रख दिया जाएगा 3/4 और उसका स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ऐसे नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ऊपर भी एलसीएम लिया जाएगा और नीचे भी एलसीएम लिया जाएगा। ऊपर एलसीएम आएगा 16, 16 की 1 में इंटू हो गई तो 16 माइनस 9, और नीचे भी एलसीएम लिया जाएगा 16, 16 की 1 में इंटू होगी तो 16 प्लस 9। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, 16 से 16 हो गया कैंसिल, और 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7 ऊपर, और नीचे कितना हो गया 25। तो 7/25 वैल्यू आ गई किसकी, LHS की। अब इधर RHS लिखते हैं। तो ये मैंने RHS यहाँ पे लिख दिया है। इसमें चाहिए हमें cos A की और sin A की वैल्यू, जो पिछले पेज पे निकाली थी ना उन्हीं को रखेंगे। cos A की वैल्यू है 4/5 और sin A की वैल्यू है 3/5। तो रख देते हैं, cos A की जगह पर आया 4/5 और उसका स्क्वायर, और sin A की जगह आया 3/5 और उसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब एलसीएम ले लो, 25 एलसीएम आ गया, 16 माइनस 9। अब 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7/25। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि LHS की भी वैल्यू 7/25, RHS की भी वैल्यू 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो काफ़ी अच्छा सवाल था, CBSE 2014 में आया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिपीट करने में कुछ नहीं जाता। तो 3 cot A = 4 दे रखा था, उसको लिखा, फिर 3 को लेकर डिवाइड। तो ऐसे हमें cot A की वैल्यू मिल गई 4/3। इससे हमें बेस मिल गया और परपेंडिकुलर मिल गया। हमने एक राइट ट्राइंगल बनाया और इस बात का ध्यान रखा कि A जो है उसको एक्यूट एंगल पर ही लेंगे, या तो यहाँ लेंगे या फिर वहाँ लेंगे। तो हमने A को यहाँ ले लिया। अब परपेंडिकुलर जो होता है वो एंगल के ठीक सामने होता है, तो A के ठीक सामने हमने 3 लिख दिया, ये है ना 3 परपेंडिकुलर, और बेस हमने यहाँ लिख दिया, पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड निकाल दी। K लगाना बड़ा ज़रूरी होता है। इसके बाद हमने यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली सब चीज़ों की वैल्यू निकाली। ये देखो tan की, cos की, sin की, सब की निकाली, फिर इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद हमने देखा कि LHS और RHS दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आगे ये ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है ना, इसमें अगर पीछे का अनक्लियर रह गया, जरा सा भी, मामूली सा भी अनक्लियर रह गया कुछ बिना समझे, तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आता। तो अगला लेक्चर आने से पहले, अगला लेक्चर आपको एक दिन बाद ही मिल जाएगा, तब तक अच्छी तरह से इस एक्सरसाइज के 8 तक के जो सवाल हैं उनकी जम के प्रैक्टिस कर लेना। एक एक फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए 8 तक का, ठीक है। 3 सवाल और बचे हैं इस एक्सरसाइज के, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक इनकी प्रैक्टिस करिए और एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करिए, फार्मूले याद करिए, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में नए फार्मूले आपके सामने आने वाले हैं। तो इससे पहले कि फार्मूलों का ढेर इकट्ठा हो जाए, याद कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।